इसमें मशरूम उत्पादन आपको ज़्यादा भी आएगा, आपका जो है दूसरे जो कंटामिनेशन या कह सकते हैं दूसरी बीमारी जो लगती है मशरूम में वो नहीं लगेगा, और आपको जो है उगाने में अच्छा भी लगेगा। इधर से लकड़ी डालते हैं, पीछे से हवा मारता है और आग जो है भट्टी जो है जलने लगती है। इसके बाद एक बार भूसा और डालेंगे और फिर पॉलीथीन को आपको जो है पैक कर देना है। अभी आप इस स्टेज में यूज करूँ ना भूसाला, तो ये लोग बहुत तेजी से खाते हैं मशरूम। अच्छा, 15 दिन में बैग रेडी हो जाती है। कम लागत में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, आप जो है पेड़ के छांव के नीचे करिए। आपको शेड बनाने की जरूरत नहीं, आपको चारों तरफ जो है एक तरह घेरा करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो बाउंड्री रहता है पेड़ की वजह से, तो ना के बराबर लागत में यहाँ पर आप जो है पैरा मशरूम कर सकते हैं। ये एक तरह का मैंने अपने तरीके से जुगाड़ से मॉडल देख करके समझा है। ये पूरा फ्रेम बना हुआ है, लोहे के पाइप का है, और एक एक चीज़ जो है अलग अलग निकल आता है। निकलने के बाद आप इसको कहीं पर भी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे चाइना मॉडल होता है, आप किसी भी चीज़ को पहले पूरा सेट कर सकते हो, फिर वापस निकाल करके दूसरी जगह ले जा सकते हो। ट्रेंड जैसा वैसा ही ये निकल जाता है और कहीं भी सेट हो जाता है। तकरीबन इसमें 7000 बैग आता है, हम 6000 मान के चलते हैं। 6000 बैग टोटल यूनिट में निकलता है। तो डेली का 2 क्विंटल से लेकर के 3 क्विंटल तक का मशरूम इसमें से निकलता है। ये 3 गुना प्रॉफिट देके जाता है। पर डे का इसमें 8 से 9000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मशरूम फार्म पे मौजूद हैं और यहाँ पे ऑयस्टर और पैराफुटू दोनों की खेती हो रही है। ये फार्म हमने पिछले साल कवर किया हुआ है, जिसमें हमने पूरी तरीके से पैराफुटू दिखाया हुआ था। अभी हम ऑयस्टर के सेटअप पर खड़े हैं और ऑयस्टर मशरूम पैदा करने के अलग अलग विधियों के बारे में बात करेंगे और कहाँ पे कौन सा विधि जो है फायदेमंद है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग विधियों के रिफरेंस भी देते चलेंगे। साथ में जिन वीडियो पर हमने उन विधियों को दिखाया है उनके बारे में भी बातें करते हुए चलेंगे। जब कोई वीडियो करते हैं हम, तो बहुत सारे फार्मर उससे सीखते और समझते हैं और देखते हैं उसको, तो उनको जानकारी मिलती है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसी के लिए ये वीडियो जो है पूरे धीरज के साथ आखिरी तक देखिए, तभी सारी बातें आपको क्लियर हो पाएंगी। लोकेशन की हम बात करें तो ये हमारा फेवरेट जिला है धमतरी, जहाँ पे हम हैं छत्तीसगढ़ में। और ये भैया जो हैं ये करते हैं मशरूम उत्पादन। भैया जरा परिचय बता दो। जी नमस्ते, मेरा नाम चौवाराम साहू है और मैं धमतरी जिले के भिंडरी गांव में हूँ। मैं रहने वाला बड़े करेली पीछे गांव का हूँ। ये हमारा मशरूम फार्म है। यहाँ पर रिपा योजना के तहत जो जगह है उसमें हम मशरूम उत्पादन करते हैं पिछले 3 साल से। फार्म का नाम क्या है? तपस्वी मशरूम उत्पादन केंद्र, रिपा केंद्र भेंडरी। और ये दोनों गांव जो भेंडरी और बड़े करेली है, ये राजिम से जब हम नवापारा से जब हम मेघा की तरफ बढ़ते हैं उस रोड पर है, और बीच में इधर महानदी है, महानदी के उस पार नारी है, है ना? नारी वाला जो रोड है नवापारा से कुरुत का रोड है, और ये जो रोड है राजिम से मेघा मगरलोड का रोड है। इसका ब्लॉक मगरलोड है। और ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। इसमें कितना अभी बैग लगा हुआ है ऑयस्टर का? ये रूम जो है बेसिकली 6000 बैग कैपेसिटी का रूम है, लेकिन क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हुआ है तो अभी हमारे यहाँ 1500 करीब बैग लगा हुआ है। 1500 बैग लगा हुआ है। कंटिन्यू भरते जा रहे हैं रूम, लगातार हम बैग रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल के साथ समझते हैं शुरू से लेके आखिरी तक के विधि को। बेड बनाने से यहाँ तक मशरूम फूटने तक, फिर बेचने तक की सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया चलते चलते जी समझते हैं। और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम उस जगह पे चले जहां से इसकी शुरुआत हो रही है जी, मतलब जहां से बैग बन रहा है वहां से चलते हैं जी। अभी हम आ गए हैं जहां से फर्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है पैरे का। तो अब कहा बताइए आगे का। एक्चुअल में क्या है कि मैं देखा हूँ कि किसान जो है ना कैसे पैरा यूज करना है यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपका जो पैरा हो वो कुट्टी इस तरीके से हो, ये मिनिमम साइज पे है, आधा इंच है, या फिर कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस टाइप का। कोई पैरा थोड़ा बड़ा भी है तो चलेगा, लेकिन क्या है इस टाइप का पैरा होना चाहिए ऑयस्टर मशरूम के लिए। अच्छा, पैरा जो है वो बरसाती पैरा होना चाहिए, मतलब हम जो खरीफ की फसल लेते हैं वो पैरा सबसे बेस्ट होता है। ऐसे तो रबी का फसल का पैरा भी बढ़िया रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि रबी फसल में मौसम जो है बारिश का लगने वाला रहता है। तो मौसम में अगर बारिश हो गई तो आपका जो पैरा है वो खराब हो जाता है फफूंद लग के। और उस खराब पैरे में अगर हम मशरूम उपचार करेंगे और उगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलता। इसीलिए हम ये कोशिश करें कि खरीफ की फसल का पैरा जो सूखा रहता है, अच्छे से पका रहता है और एकदम काड़ीदार रहता है, मोटा तना का रहता है, वो वाला यूज करें। अच्छा, तो इसमें मशरूम उत्पादन आपको ज़्यादा भी आएगा। आपका जो है दूसरे जो कंटामिनेशन या कह सकते हैं दूसरी बीमारी जो लगती है मशरूम में वो नहीं लगेगा, और आपको जो है उगाने में अच्छा भी लगेगा।
अच्छा, कौन सा पेरा बोल रहे हैं? ये तगड़ा रहना चाहिए पेरा। हाँ, काड़ीदार होना चाहिए, पेरा तगड़ा रहा, तगड़ा रहना चाहिए। हाँ, हार्वेस्टर से कटा हुआ पेरा हाँ बन जाएगा। हार्वेस्टर भी चलेगा, थ्रेसर भी चलेगा, आपका आज के टाइम पे जो चैन वाला आता है उसका भी कटा चलेगा। कैसा भी हो, पेरा हो, पका हुआ हो, सूखा हो, सड़ा हुआ, गीला या फिर कच्चा पेरा नहीं चाहिए। यानी कि धान के पौधे जो है पूरी तरीके से पका पके हुए हुआ हों। वो सबसे रवि में थोड़ा जल्दबाजी में रहता है हाँ जी जी, इसलिए वो थोड़ा उतना वो थोड़ा अच्छा सा नहीं रिस्की रहता है। उसको अगर आप जो करते करते समझ गए हैं, 2-3 साल हो गया है, तो रबी का फसल का पेरा कौन सा वाला यूज करना है आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है। अगर ये पैरा खड़ा होता तो पैरा फुटू हो जाता। जी जी, कुट्टी और हो रहा है हो गया तो ऑयस्टर मशरूम पे आ गया है जी। अभी अब चलते हैं भैया जहाँ पे इसका प्रोसेसिंग अब चालू होगा, है ना? उपचार करने के लिए, उपचार करने के, उसको उपचार करना बोलते हैं जो है। जी जी। अब यहाँ से कुट्टी निकल जाएगा। हाँ। और निकलने के बाद हम जो है अगला उसको उपचार करेंगे। हाँ, ये दीदी मंजेकर करा थे। जी जी। तो उपचार करे बार ऐसा टंकी के होना जरूरी है? टंकी नहीं है तब चलिए, आप जैसे जुगाड़ से करना चाहो तो जमीन ला गड्ढा खन दो 4x4 के या 3x2 के। हाँ। जैसे भी आपके साइज बना थे। हाँ। और उसमें झिल्ली डाल दो ऐसे पॉलीथीन के। हाँ। वो गड्ढा में पानी भर दो, कट्टी डुबा सकते हो। वो पहला है। अच्छा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप चाहो तो आप जो है ड्रम ले सकते हो प्लास्टिक के। हाँ। और प्लास्टिक के ड्रम में आप जो है कट्टी डुबा के सेम इसने टंकी में बोल सकते हो। अच्छा, ये कब डुबाए हैं? ये कल इसी समय डुबाए हैं। कल इसी समय डुबाए हैं। हाँ। ये 24 घंटा की 12 घंटा? 12 घंटा कम से कम है। अधिकतम आप 24 घंटा भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको डुबाए हैं तब क्या क्या डाले हैं? देखिए इसमें अब देखिए यहाँ से जो है अब प्रोसीजर चेंज हो जाता है। हाँ। यहाँ से आपका उपचार का 4 विधि लागू होता है। हाँ। एक तो पहला, खाली इस टंकी में हम आप चूना डाल सकते हैं। हाँ। और चूना डाल के पानी पूरे पैरा को, कट्टी को डुबा के रख सकते हैं। उस कंडीशन में आपको 12 घंटा रखना है, अगले दिन निकाल देना है। हाँ। ठीक है। दूसरा, इसी में आप जो है फॉर्मेलिन एक दवाई आती है। नहीं, पहले कंडीशन में प्रोडक्शन में क्या होगा ये भी समझाते चलिए। अच्छा, तो हाँ। आप चूना मेथड में जैसे आप कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर है, जैसे कई बार क्या होता है कि मौसम में, आबो हवा में बदलाव रहता है। अगर आप चूना विधि से किए हैं और उस समय मौसम में कुछ नमी है या फिर सूखापन है, तो आपका जो पैरा है वो उपचारित नहीं होगा। तो रेशियो जो है 50-50 का रहता है। आप चाह करके भी इसको सारा चीज प्रोसेस किए रहेंगे, फिर भी आपका पैरा उपचारित नहीं होगा किसी भी कारण से, और वो पैरा जो है फिर नहीं जगेगा, कुट्टी जो है उसमें मशरूम नहीं जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। ये पता चलता है तब जब वहां से मशरूम नहीं निकलता, बैग में सफेदी नहीं फैलती है। हाँ। तो ये उपचार में थोड़ा सा चूना विधि की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है। इसी में अगर आप चूना विधि में फर्स्ट प्रोडक्शन कितने दिन में आता है? देखिए चूना विधि में आप जो है ना कुट्टी उपचार करते हैं तो ये मान के चले 20 से 25 दिन लगता है फर्स्ट प्रोडक्शन। जी जी, पहला प्रोडक्शन में। ठीक है। और एक बैग से तकरीबन कितना प्रोडक्शन आने की उम्मीद है? उत्पादन अगर वो जो है ना उपचार अगर सही हो गया है, बैग आपका वाइट हो गया है, तो जितना आपको दूसरे मेथड से आएगा उतना लगभग ही आएगा। हाँ, उसमें फर्क नहीं पड़ता। मेन उपचार है। उपचार अगर आपका सही हुआ है, बैग आपका पूर्ण वाइट हुआ है, जैसे मैंने अभी वीडियो में पीछे दिखाया, तो आपका किसी भी विधि से उपचार हुआ रहे, मशरूम बराबर आएगा, उसमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। अच्छा जी, ठीक है। तब भी एक बैग से कितना आता हो? देखिए जैसे आप जो है चूना विधि से किए हैं तो आप ये मान के चलिए लमसम 1 किलो करीब करीब आ ही जाता है। अच्छा निकला तो, हाँ अच्छा निकला तो 1.5 किलो। ताजा मशरूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरे विधि पे आते हैं। दूसरी विधि, इसी में हम जो है जैसा टंकी में डुबाएंगे। हाँ। फिर ये पानी निकाल देंगे इस तरीके से। ये पानी निकलने का पानी अभी इसमें से निकाल देंगे। निथरने के बाद इसी में जैसे ये समझो 200 लीटर कैपेसिटी का टंकी, एक बात की बात, तो इसमें हम 100 लीटर पानी जो है वापस से गर्म करेंगे, और जब खोलने की स्थिति में आएगा वो इसमें हम डाल देंगे। ये होता है गर्म पानी उपचार विधि। अच्छा। और डालने के बाद तकरीबन 2 घंटे इसको रखेंगे। हाँ। और रखने के बाद फिर से पानी को रिलीज कर देंगे। 2 ही घंटे रखने। और गर्म पानी किस पे उड़ेलना है? उड़ेलना है। वो गर्म पानी से ये जो है अचानक से, इसमें पहले ठंडा था, ठंडा पानी डाला था। हाँ। तो जो भी जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु है, हाँ। वो आपका कह सकते हैं वो एक्टिवेट होता है जिंदा होने के लिए। नमी आने से कोई भी चीज जिंदा हो जाता है। हाँ। जो सुप्त अवस्था में रहता है उसके लार्वा या अंडे, हाँ। पानी मिलने से ऐसा होता है वो जिंदा हो जाता है। अब उसमें अचानक से गर्म पानी डालेंगे। हाँ। तो वो जो है उससे सडनली टेम्परेचर चेंजेस को नहीं झेल पाता और वो जो है मर जाता है। तो ये जो है एक तरह का उपचार होता है। हाँ। इस तरीके से गर्म पानी, इसको हीट ट्रीटमेंट उपचार बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं। हाँ। वो गर्म पानी उपचार इस तरीके से हो जाता है। अब इसमें जो है रेशियो जो है बहुत बार, क्योंकि हम पानी यहाँ डाले हैं। हाँ। अब वो इस कोने में आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं। उस कोने में गर्म पानी किधर जाएगा, गर्म पानी किधर जाएगा ना किधर जाएगा। तो उस कंडीशन में वो रेडी जो है बहुत बार होता है कि इसमें रेशियो बहुत कम होता है सक्सेस का। आपका अगर आपने 100 बैग बनाया है तो बहुत चांस है कि आपका 20 से 30 बैग ही रेडी होगा और 70 से 80 बैग खराब हो सकता है। तो इसमें रेशियो बहुत रिस्की रहता है। मतलब आप ये मान के चलिए आप जो है 80-20 का रेशियो है। 80% चांस है कि आपके बैग खराब हो जाएंगे। हाँ। फिर भी आप जो है जिद है कि मैं इसी विधि से करूँ, क्योंकि ये एक सरल विधि है और ऑर्गेनिक है।
इसलिए लोग करते भी हैं, और जिसके पास केमिकल का जानकारी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, अब वो क्या करेंगे, तो गर्म पानी विधि ही करते हैं, जो भी बैग रेडी होगा होगा। और क्योंकि अगर इसमें हम जो ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाएं, अच्छे से उपचारित करें, जैसे 100 लीटर की जगह हम 200 लीटर पानी डाल दिए, तो 200 लीटर पानी गर्म करने में महंगा पड़ेगा, ईंधन ज़्यादा लगेगा। उस कंडीशन में सक्सेस का रेशियो बढ़ते जाएगा। जितना अगर 100% पानी डाल देंगे हाँ, तो आपका रेशियो बढ़ते जाएगा। हाँ, आप पानी गर्म पानी की क्वांटिटी जितना कम करते जाएंगे, रिस्क बढ़ते जाएगा। ठीक ठीक बात करते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से गर्म पानी उपचार विधि का रिस्क ऑफ सक्सेस एंड फेलियर का चांसेस रहता है। रही बात उत्पादन की, तो जैसा बैग रेडी होगा वैसा उसमें भी उत्पादन घटता। कितने दिन में आएगा इसमें? इसमें भी वही सेम है, 25 दिन लगेगा। अब तीसरी विधि की बात तीसरी विधि जो है वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसको बोलते हैं केमिकल उपचार विधि। क्योंकि ज़्यादातर किसाने जो जानकारी जहाँ से भी लेते हैं, वो क्योंकि सरलता भी है, केमिकल्स मार्केट में मिल जाता है मार्केट में, तो लोगों को जो है सरलता सूझती है, तो आप जो है केमिकल मार्केट में मिल गया, उसको ले लिया और इसमें डाल के उपचार कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे 200 लीटर की टंकी है, इसमें हम 100 लीटर पानी डालेंगे, और 120 ml ऐसा जो है फॉर्मेलिन आप डालेंगे। फॉर्मेलिन एक तरह का जीवाणुनाशी होता है। हाँ। जितने भी कीड़े, अंडे, लार्वा या कुछ भी मक्खियों के अंडे या कुछ भी चीज़ें होती हैं जो जीवित चीज़ है, कीटाणु टाइप का, उसको ये मारने में काम करता है। हाँ। अब इसी में एक दूसरी केमिकल और डालते हैं जिसको फंगिसाइड बोलते हैं। फंगिसाइड एक तरह का कार्बेंडाजाइम नाम से आता है, कार्बेंडाजाइम टेक्निकल नेम है, और ये जो है बावास्टिन नाम से भी आता है बहुत जगह मार्केट में। ये कार्बेंडाजाइम टेक्निकल नेम जो है वो परसेंटेज में आता है। जैसे हम बुखार की दवाई लेंगे 100 mg, 200 mg, 500 mg, ऐसे ही आपका जो कार्बेंडाजाइम है वो 15%, 12%, 22%, 50% तक का आता है। हाईएस्ट 50% का मार्केट में अवेलेबल होता है। वो 50% WP कंपोनेंट में आता है। वही वाला आपको इसमें 15 ग्राम करीब करीब आपको यूज़ करना है 100 लीटर पानी में। 100 लीटर पानी में 15 ग्राम पाउडर, जो बावास्टिन कार्बेंडाजाइम मैंने बोला, और 125 ml, 100 ml फॉर्मेलिन, ये दोनों को 100 लीटर पानी में घोल बनाएंगे पहले, और उसके बाद आप जो है इसमें उतना ही कट्टी ऊपर से डाल देंगे, और इस पूरे चीज प्रोसीजर को ऊपर से पॉलीथीन को ढक के आपको लगभग 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 12 घंटे के बाद आप जो है नीचे से टंकी खोल देंगे, और 1 घंटे बाद जब पानी निकलना बन जाएगा, कुट्टी को आपको सुखाना पड़ेगा। सुखाएंगे इतना कि उसमें से पानी न टपके। ऐसा मुट्ठी बांध के देखेंगे कट्टी को कि जैसे कुट्टी है, ऐसा मुट्ठी बांध के ऐसा दबाएंगे तो इसमें से पानी ना टपके। ये देखो फुल दबा रहा हूँ, पानी नहीं निकल रहा है। इतना आपको दबाने से इसमें से पानी अगर नहीं निकलेगा तो आपका जो है कुट्टी जो है सक्सेसफुल तरीके से सूख गया है। सुखाते समय की बात करो, टंकी से निकालते समय नहीं। उसके बाद आप उसमें जो है इसको थोड़ा सा हवा देना होता है, मॉइस्चर को थोड़ा कम करना होता है। अभी मॉइस्चर इसमें 80% प्लस है। गीलापन जो है 80% प्लस है, वो 60% के आसपास होना चाहिए। तो उसमें फिर कितने दिन में प्रोडक्शन आएगा? उसमें जो है 25 से 30 दिन लगता है, उसमें लंबा लगता है। और क्योंकि ये कुट्टी जो है कह सकते हैं केमिकल से उपचार हुआ है, तो इसमें क्या है कि आपका जो है न चाहने वाला कीटाणु भी, जो फायदेमंद कीटाणु है वो मर जाता है, क्योंकि केमिकल से उपचार किए हैं। तो आपका मशरूम को जगने में समय लगता है। जैसे खेत किसान में करते हैं वही गलती यहाँ पर होता है। केमिकल है, उसका रिएक्शन भी रहेगा, साइड इफेक्ट है, तो वो साइड इफेक्ट की वजह से वो बैग जो है रेडी होने में टाइम लेता है, और इस कारण से आपका बैग जो है रेडी होता है, नहीं होता नहीं, रेडी होता है, लेकिन उसमें जो है आपका समय ज़्यादा लेगा और उत्पादन में भी फर्क आएगा। उसमें आपका लगभग ये मान के चलिए एक बैग से 1 किलो 1.25 किलो आ जाता है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट विधि होती है जो हमारे यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में और इंडिया में धीमे धीमे फैल रहा है। तो इसमें क्या है कि आपका पहले DMR सोलन में जब मैं गया था उस टाइम पढ़ाई किया था, तो ये चीज़ें मुझे बताई गई थी, लेकिन मैं भी ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि अभी अभी नया मार्केट में आया है और लोगों में ट्रेंड है, जो मशरूम फार्मर बड़े जो कर रहे हैं, तो हमने भी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन मेथड। और इसका टोटल अगर प्रोसीजर किसी को देखना है जी, तो जो सौरभ जंगेल का वीडियो है जी, जिसने विदेश से सीख कर आया, नेपाल से सीख कर आया, उसका हमने कंप्लीट वीडियो किया है, और उसमें पूरा गरम करके ढक के किस तरीके से पूरा प्रोसीजर करते हैं वो वीडियो देखेंगे, सारा चीज उसमें मिल जाएगा। उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन मैंने भी वो वीडियो बहुत बार देखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको, आपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाया उसमें। वो वीडियो देख करके इंस्पायर होकर के मैंने ये चीज अप्लाई की। हाँ, वो सौरभ जंगेल जी का वीडियो हम लोग ने किया। और पिछले साल हम लोग आपके पास आए थे, तब कौन सी विधि से कर रहे थे? पिछले साल केमिकल विधि से कर रहे थे हम इसी फार्म में पिछले साल। उससे पहले
पैराफुटू फिल्माने आए थे। जी, जी। उसके बाद वो गया नेपाल, उस टाइम जंघेल जी नेपाल गए जी। और फिर जंघेल जी वहां से सीख के आए और एक आदमी छत्तीसगढ़ का सीख के आया और यूट्यूब ने एक कमाल किया कि दूसरे आदमी को उसकी जानकारी मिली और उसने अप्लाई की। तो सौरभ जंघेल भी बधाई के पात्र है, उनको जो सिखाए होंगे वो भी बधाई के पात्र है। ठीक है, तो ये टंकी भैया आप बना हो एला हटा सकत हन का? हाँ हाँ, ये ठेला है रे, ये हमारा जुगाड़ है एक तरह से कह लो। दीदी लोग हैं हमारे यहाँ, क्योंकि पूरे काम लेडीज लोग करते हैं। हाँ। तो उसको चढ़ने उतरने के लिए सहूलियत हो बोल के ठेले में हम सामान लेके जाते हैं, इसी में ले आते हैं। अच्छा। और इसी में सारा प्रोसीजर हम जो है आगे यहाँ से बैग बना लिए तब भी इसी में ले जाएंगे, भूसा ले जाना है तब भी इसी में करेंगे। हाँ। सारा प्रोसीजर इसी में करते हैं। अच्छा ठीक है, उसका टंकी थोड़ा बड़ा था। हाँ, वो उन्होंने क्या है कि सीख के आए हैं तो मैं थोड़ा एक ही तो बड़ा ड्रम बनाऊं बोल के बड़ा बनाए हैं। हाँ। हम इसमें आइडियल साइज होता है। ये चादर का, जैसे लोहे की दुकान में हार्डवेयर में जाएंगे तो 8x4 का ही चादर मिलता है। हाँ। तो ये चादर को हम सीधा मोल्ड कराते हैं, एक लपेटा करते हैं। हाँ। यहाँ से ये वेल्ड हुआ है, एक दूसरी चादर को नीचे में वेल्ड किए हैं। हाँ। और एक तरह का ड्रम जो है बन जाता है। ये ऊपर से खुला है, ऊपर खुला है, जरा दिखा। हाँ। और ये जो है कॉलर है। हाँ। इसमें हम जो है आगे चल के एक ढक्कन जैसा लगाएंगे तो ये उसको पकड़ के रखता है, खिसकने नहीं देता। हाँ। जी। अब ये पूरी चीज प्रोसीजर जो है एक सीमेंटेड जो है चूल्हे में यूज करते हैं, जैसे आपने होटल ढाबा में देखा होगा। जो चूल्हा या तो अपन घर में बिहाव हो गई तो बड़ा चूल्हा बनाते हैं, वही चीज। इधर से लकड़ी डालते हैं, पीछे से हवा मारता है और आग जो है भट्टी जो है जलने लगती है। कुछ देर बाद ये जलते हुए आपको देखने को मिलेगा आधे घंटे में, क्योंकि दीदी लोग प्रोसीजर कर रहे हैं। अब इसमें हम जो भूसा डालते हैं, तो भूसा जो है वो इस तरीके से हमारा आलू प्याज की बोरी आती है। हाँ। उस बोरी में हम जो है ये जो है इसको गीला करना बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट जो है डालते हैं इसमें। ये सूखा भूसा था, डायरेक्टली इसको हम जो स्टेराइल नहीं कर सकते उपचार, तो पहले इसको गीला करते हैं। गीला करने के लिए सामान्य पानी भर दिए टंकी में और फुल ऊपर तक आते तक कट्टी डाल दिए। अब कट्टी को डायरेक्टली हम उसमें उपचार नहीं कर सकते, तो एक पर्टिकुलर बोरी में या कोई पात्र में उसको भरते हैं, भर के ऊपर को बांध देते हैं और इस बोरी में आप जो है इस तरीके से बांधने के बाद ऐसे बोरियों को इस ड्रम में हम डाल देते हैं। तो ड्रम में डायरेक्ट डालते हैं कि कुछ और बना है उसमें? उसमें एक नीचे में वो बना है, हाँ, ऊपर दिखा क्या बोलेंगे उसको, जैसे इडली का सांचा होता है, जस्ट लाइक पानी इडली में ना डूबने पाए, ऊपर से जरा दिखा रही, जस्ट लाइक चढ़ जाने की जस्ट लाइक इडली होता है, इडली का सांचा वैसा ही है और इडली के जैसे ही पकड़ा है। बस बस बस, पूरा मेथड वैसे ही है। हाँ। मिलता जुलता चीज है। हाँ। तो आप जो है नीचे पानी का एक लेयर है, उसके ऊपर एक चेम्बर जैसा चीज है जिसके ऊपर आपको कोई भी चीज प्लेस है समझो एक तरह का। हाँ। उसके ऊपर आपको जो है भूसे को रखते जाना है, भूसे को रखते जाना है बोरी में भरे हुए। ठीक है। और उसके ऊपर मैं जब आया था तो यहाँ पॉलीथीन लगा हुआ था। हाँ, अभी पॉलीथीन लगाएंगे ना, ये रखा हुआ है। अच्छा। इसमें जब भूसा डाल लेंगे, आग जलाएंगे और पॉलीथीन को लपेट के ढक्कन लगा देंगे। अच्छा, फिर ये जो डालने का प्रोसेस है वो करने के बाद कितने देर तक इसको उबालना इसको जैसे आप ये मान के चलिए, हम जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ। जो आपका गर्म पानी विधि जो हमने किया, हाँ। वही चीज यहाँ पर आगे फिर अप्लाई होता है। हाँ। इसमें पानी डालते हैं, इसमें स्टीम डालते हैं, स्टीम बनता है और स्टीम जो पूरे भूसे से गुजरते हुए ऊपर तक आता है। हाँ। जब वो ऊपर तक गुजरते हुए जाता है तो भूसा जो है आपका जो पीला कलर का, सुनहरा पीला कलर जो आपने भूसा पीछे देखा, हाँ। वो सुनहरा पीला जो है गोल्डन राइट हो जाता है। हाँ। गोल्डन लाल आपका सुनहरा लाल हो जाता है। हाँ। और सुनहरा लाल जब होता है उसमें से एक मीठी महक आती है। हाँ। जो आगे उच्चारित होने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपको दिखा दूं। और ये फिर वहां से गर्म होके भाप गुजर के ये यहाँ पे बोरी हो गया, बोरी आ गई। ऐसे बोरी आने के बाद आप देखिए ये भूसा जो पीला पीला दिख रहा था, हाँ। वो गोल्डन लाइट हो गया है, रेड कलर। ठीक हाँ। है, सुनहरा लाल जैसा कलर हो गया है। हाँ। इसको आप सूंघेंगे एकदम मस्त मीठा महक आएगा, ऐसा लगेगा जैसे इसको आप खा लें, जैसे पार्ले जी में आता है मीठा महक, हाँ। उस टाइप से आता है। ये महक वही है, वैसा ही महक है जैसे सैलेज बनता है। या तो जो मोलासिस का इस्तेमाल होता है सैलेज बनाने के लिए, वो सैलेज के जैसा ही मीठा गंध है। ये सैलेज जैसे बनाते हैं ना जी। जानवर के लिए, जी। वैसा ही मीठा गंध इसमें से आना चालू हो गया है। और ये देखिए, ये अब इसमें हम जो है भूसा में स्पॉन मिलाते हैं, इस तरीके से दीदी भर रही है। हाँ, एक तो नया भर के दिखा दीदी। ये जो स्पॉन है जी, ये ऑयस्टर का स्पॉन है। जी, ये ऑयस्टर का स्पॉन है। हाँ। और इसमें जो है परफेक्ट स्पॉन का ये पहचान है कि एकदम व्हाइट रहेगा। हाँ। कहीं पर भी हरा पीला लाल कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ। ये जो है इस तरीके से जो कलर आता है, हाँ। ये जो कलर है ओवर मैच्योर का पहचान है। जब स्पॉन जो है फुल्ली ग्रोथ हो जाता है, हाँ। तो क्योंकि गेहूं को खाता है, हाँ। तो गेहूं में एक तरह का रंग निकलता है। वो रंग को ये माइसीलियम जो है आपका क्या बोलेंगे इसको, एक तरह का वेस्ट के रूप में निकालता है। हाँ। वेस्ट के रूप में, तो इसमें थोड़ा कलर आता है। अच्छा। ये कलर जो है खराबी नहीं है, ये ओवर ग्रोथ का पहचान है। ये बीज एकदम रेडी है
और आप इसको और लंबे समय तक रखेगो तो इस तरीके से इसमें ये एक तो जो देख रहे हैं इस पानी कितने में रखे हैं? ये 250 ग्राम का है, इससे हम 4 बैग 3 बैग बनाते हैं। अभी ये पॉलीथीन जो है कितने केजी? ये जो पॉलीथीन है इसको 5 किलो साइज बोलते हैं। हाँ। और ऐसे में अगर आप साइज में नाप बोलेंगे तो 12-19 का साइज होता है। अच्छा, ये 12 का लंबा होता है, सॉरी 12 का चौड़ा होता है, 19 का लंबा होता है। 12 इंची बाई 19 इंची। इसको HM बैग बोलते हैं, मार्केट में पॉलीथीन की दुकान में मिल जाता है। और इसको आप चाहें तो मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलीथीन खराब नहीं होता है। एक बार बैग फिल करने के बाद लास्ट में जब बैग रेडी हो जाएगा तो इसको वापस से निकाल के फिर यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो इसको जो है एक बार यूज़ करने के बाद कट लगाएंगे तो पॉलीथीन को दूसरे बार यूज़ करते नहीं बनता है। अच्छा ठीक है। अभी ये पॉलीथीन खोलनी है, नीचे कुछ स्पॉन डालनी है। जी, सबसे पहले आपको इसमें स्पॉन डालना है थोड़ा सा। हर बार स्पॉन जो है 15 से 20 ग्राम के लेवल पे रहना चाहिए। एक बार 20 ग्राम डालते हैं, 5 लेयर करते हैं, 100 ग्राम करीब करीब बीज में चला जाता है। अच्छा, ये एक लेयर अभी वो बना रही है जी, एक लेयर बन रहा है। ये फर्स्ट लेयर है, पहला बीज, देन भूसा। हाँ, भूसे को अच्छे से दबा देंगे। अच्छा, ये भर दी, अभी इसको दबाएंगे। हाँ, अभी देखते हैं जरा, ये दबा रही हैं। जी, जितने ज़्यादा मात्रा में अच्छे से आप इसको जो है टाइट भरेंगे, हाँ, उतना तेज़ी से जो स्पॉन है वो आप इसमें जो ग्रोथ करेगा और माइसीलियम तेज़ी से फैलेगा। बीच में गैप अगर ज़्यादा है तो माइसीलियम फैलने में समय लेता है। हो, ये फर्स्ट लेयर हो गया। अब इसके ऊपर हम जो है दबाने के बाद पुनः इसमें हम जो है बीज डाल देंगे। अभी फिर से बीज डालेंगे। जी, तो बीज को पॉलीथीन के किनारे किनारे पे डालेंगे। इसमें एक्चुअल में क्या है कि बीज को आप कहीं भी डालिए, उससे दिक्कत नहीं है, वो जगह ही। लेकिन हम क्योंकि किनारे में डालते हैं तो ग्रोथ जो है, आप देखिए कोई बाहरी सरफेस है, कंटामिनेशन या कोई भी कीटाणु बाहर से पहले आक्रमण करता है, तो बाहरी लेवल को पहले कवर करना, वाइट होना जरूरी होता है। इसीलिए ये पहला रीज़न। दूसरा, हम स्पॉन डाले हैं, वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता करने की, क्योंकि किनारे में पता चलता है। हम सेंटर में डालेंगे, जग रहा है नहीं समझ आएगा शुरुआत में, बाद में आएगा। तो ये दोनों कारणों से बीज को जो है हम कॉर्नर पे डालते हैं। पहला कारण कि आपका जो है कंटामिनेशन बाहर में पहले आता है, तो वहां पर पहले कवर कर ले माइसीलियम, ताकि बाहरी आक्रमण रुक जाए। दूसरा, आपका माइसीलियम जग रहा है या नहीं जग रहा है ये पता करने के लिए आपको कॉर्नर में डालना होता है। अभी ये दूसरा लेयर बना रही है। ये दूसरा लेयर बना रही है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो है चौथा लेयर इस तरीके से। हाँ। इसके बाद एक बार भूसा और डालेंगे और फिर पॉलीथीन को आपको जो है पैक कर देना है। अच्छा, पैक करने के प्रोसेस को भी हम दिखा देंगे। जी, ये देखिए, ये डाल दिया और एक बार भूसा और डाला जा रहा है। ये लास्ट हो गया। हाँ, ये लास्ट डाल दिए। इसमें क्या करेंगे हम जो है ना, लास्ट में सेंटर में भी बीज डालते हैं, क्योंकि जो गठान पारेंगे उस पर झिल्ली जैसी दीदी बना रही है। हाँ। उसमें सेंटर जगह पे खुला रहता है उसका मुंह। हाँ। वहां से कोई दूसरा चीज उसमें घुस सकता है, इसीलिए उसको रोकने के लिए आप जो है बीच में भी आप इसमें बीज डाल सकते हो। अच्छा, ये बीच में भी डालना है। हाँ, अब इसके बाद सीधा इसमें गठान लगाएंगे। अच्छा, बीच में डालने से कोई दूसरा चीज नहीं आ तो पाता, एक तरह का लेयर बन जाता है पूरा। और वो लेयर जो है दूसरी चीजों को आने से रोकता है। आप क्या करेंगे इसके आगे? अब इसमें हम सीधा गठान लगा देंगे। लगा दीदी गठान, दिखान दे। हाँ, ले लगा। ये देखिए, हाँ, इस तरीके से पकड़ रही है। हाँ, टाइट पकड़ रही है एकदम। हाँ, और ये दबा रही है। जी, हाँ। अभी किससे धागा से बांधेंगे भैया? ये इस तरीके से ये रस्सी आती है। हाँ, ये लाइनोन की रस्सी आती है। तोड़ दिए हैं, काट दिए हैं। हाँ। अब इसको हम जो है इसमें गठान लगा देंगे। तो इसमें रबर वगैरह भी इस्तेमाल कर रबर भी लगाते हैं कई लोग, लेकिन हम लोग पॉलीथीन की, सॉरी प्लास्टिक की रस्सी यूज करते हैं। ये जो है मल्टीपल टाइम यूज हो जाता है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की आइटम है। हाँ। ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है, तो ऐसी चीजें यूज करें जो मल्टीपल टाइम यूज किया जा सके। तो हम ये कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक की रस्सी यूज करें। रबर क्या है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। ये जो है अगले बार रस्सी फिर से काम आ जाएगा। हम इसको जब बैग को फाड़ेंगे उस समय इसको निकाल लेते हैं वापस से। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये देख खिला। हाँ। अब ये जो है इसमें, क्योंकि अभी पॉलीथीन पूरा एयर टाइट पैक है। हाँ। इसमें हवा जाना भी जरूरी है। हाँ। ना चाहने वाला चीज ना जाने पाए, लेकिन जो चाहने वाला चीज है वो जाना जरूरी है। हाँ। वो होता है हवा। हाँ। तो इसको, क्योंकि ये जीवित चीज है, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। उसके लिए हम इसमें बारीक छेद करते हैं। इतना बारीक होता है कि हवा जा सकता है, लेकिन दूसरी चीजें जो है ना जाने पाए। जैसे अंडा है, मक्खी का अंडा जा सकता है, लार्वा आ सकता है। हाँ। कोई कीड़ा घुस सकता है, वो ना घुसने पाए। और इस तरीके से जो है हम इसमें बहुत जगह मल्टीपल टाइम छेद कर देते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया था, उसका मैं जवाब मांगना चाहूंगा। ये दिखा दीदी, ये सुई है। सुई जो है देख रहे हैं, ये इसको टेप में बांध दिए हैं एक डब्बा में नॉर्मल सा, और इसमें छेदा कर दे रहे हैं। ठीक है। पिछले वीडियो पे एक आदमी ने कमेंट किया जी कि जब उसको एयर टाइट कर ही रहे हैं, जी, दबा के जब
एयर टाइट कर ही रहे तो फिर वो छेदाकार करा था। मैं बताया ना, अभी आपको बताया, इसका जवाब यही पर है। हाँ। एयर टाइट इसलिए पैक कर रहे हैं कि इसमें जो है बड़ी चीजें ना घुसने पाए। हाँ। एयर टाइट का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जो है उसको हवा भी न जाने पाए। एयर टाइट का मतलब आप जो है कहने का शब्द ही गलत है। इसको इतना टाइट पैक करना है कि आपस में माइसीलियम और भूसा जो एक दूसरे से सटके रहे, इस तरीके से टाइट पैक करने हैं। लेकिन इसमें क्योंकि ये चीज जीवित है, आप मशरूम को अगर पंगेंगे पढ़ेंगे, फंगिसाइड का फंगस का में आता है। फंगस जीनोम एक ऐसा चीज है साइंटिफिक लैंग्वेज में कि ये जो है इसके ये जीवित है। इंसान की तरह हाथ पैर मुंह नहीं है, या कोई पेड़ पौधा जैसे इसका जड़ और हरा पत्ता तना वगैरह नहीं है, लेकिन ये जीवित चीज है। और ये मृत अवस्था में नहीं है, इसीलिए इसका चलता फिरता चीज जैसा नहीं दिखता है। जैसे कोई चीज पत्थर है, मिट्टी है, कोई चीज पड़ा है, वो हिलता डुलता नहीं, वैसा हिल डुल नहीं सकता, लेकिन ये जीवित है। तो क्योंकि ये जीवित है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए आप इसमें जो है छेद करते हो। छेद इतना बारीक होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि हवा जा सके, दूसरी चीजें ना जा पाए। अभी आप इस स्टेज में यूज करूँ ना भूसाला, तो ये बहुत तेजी से खाते मशरूम। अच्छा, 15 दिन में बैग रेडी हो जाती है ये भूसा में। अच्छा, भूसा को मशरूम खाता है? हाँ, इसको खा के ही तो मशरूम बनाता है ना। अच्छा। किसी चीज खाएगा तभी तो फल बनाएगा। अच्छा, इसमें एक अंतर दिख रहा है मुझे। पैराफूट में जैसे हम चोकर इस्तेमाल करते हैं, जी जी, ऑयस्टर में नहीं कर रहे हैं। ऑयस्टर में नहीं करते हैं। प्लस में पैराफूटू में आप जो है ऐसा पीस में डालते हैं मशरूम के बीज को। ऐसा पीस में डालेंगे। लेकिन ऑयस्टर में हम ऐसा दरदरा करते हैं, पूरा एक एक दाना को अलग अलग। अच्छा, पैराफूटू में पीस डालना चाहिए? हाँ, पीस में डालना चाहिए। आप उसको जितना मसल दोगे उसका माइसीलियम टूट जाता है, उतना ग्रोथ कम होता है, उतना लेट फैलता है। लेकिन इसमें क्योंकि हर एक दाने में ग्रेन ग्रेन तक फैला हुआ है, तो एक एक दाने को आप जितना अलग करेंगे उतना ज्यादा सरफेस को पकड़ पाएगा, उतना तेजी से ग्रो करेगा। जैसे आप ऐसा ऐसा डाल देंगे तो इतने इतने एरिया को कवर करेगा भूसे में। लेकिन इसको जब ऐसा दाना बना देंगे और डालेंगे, ऐसा एकदम तेज जोर से नहीं मसलना है, एकदम हैवी तरीके से हल्का मसलना है कि दाना अलग अलग हो जाए। इसमें जो सफेदी फैली है वो मशरूम का बीज है। जो दाना दिख रहा है वो गेहूं का बीज है, उसके ऊपर वो जगा हुआ है, वो उसका माध्यम है। कई जगह यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो गेहूं है, ये कैसे मशरूम बनता है, ऐसा सवाल आता है। एक्चुअल में ये जो सफेद सफेद फैला हुआ है गेहूं के दाने के ऊपर, वो मशरूम का बीज है, वो मशरूम है। उसी को जो है भूसे में आगे चल के जग जाएगा और भूसा में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, उसको हम मशरूम बोलते हैं। तो ये जो दाना में सफेद सफेद फैला है वो एक्चुअल हमारी काम की चीज़ है। और ये दाना है, ये जो गेहूं दिख रहा है, ये सामान्य गेहूं है जैसा होता है। इसको हम उबाले हुए हैं और उबाल के इसको जो है पका हुआ एकदम जैसे भात पक जाता है वैसा पका उसको ये खा रहा है। ठीक, खाते हुए जिंदा है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये स्पॉन यूनिट है आपका, जी, और इसको हमने कवर किया हुआ है। जी जी, पिछले वीडियो में है, पूरा इसका डिटेल है स्पॉन का। और ये किसका स्पॉन है? ये अभी स्टार्ट में आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। ये एक्चुअली मशरूम का जो मैंने वहाँ पे पीछे दाना दिखाया वही है। ऑयस्टर मशरूम का ऑयस्टेटस वैरायटी है, जो बड़ा बड़ा गुच्छा में अभी हमने वीडियो में देखे, उस तरीके से इसमें निकलता है। ये मशरूम ऑयस्टर मशरूम की एक्चुअल में 28-29 प्रजाति है। अच्छा, ऑयस्टर मशरूम की भी प्रजाति है। धान होता है 1008, 1010 सभी धान ही है। लेकिन धान की और प्रजाति होती है, पतला मोटा और ये सब वैरायटी। वैसे ही ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम की इसमें उप प्रजाति है जिसको ऑयस्टेटस बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस है, अभी के टाइम पे ट्रेंड कर रहा है। और इसमें बड़ा बड़ा गुच्छा आता है, एक एक बैग से 2.5 किलो 3 किलो तक का मशरूम आता है। अच्छा। एक बार में आधा किलो पौन किलो मशरूम निकल आता है। अच्छा। और ऐसे 3 फ्लश आते हैं, तो आपका 2.5 किलो 2 किलो आराम से मशरूम एक बैग से निकलता है। तो ये जो हाईएस्ट प्रोडक्शन वाला मशरूम है। अच्छा, क्या रेट है इसका? ये हम लोग 70 रुपए पैकेट में देते हैं, 140 रुपए किलो में। अच्छा, पहले 120 में दे रहे थे, इस साल से रेट बढ़ाए हैं क्योंकि गेहूं का, बिजली का बिल और लेबर का भी बढ़ा हुआ है, इसलिए। अच्छा, ये बोतल वाला जरा समझ ले जी। ये बोतल वाला पैरा मशरूम का है। हम जो पैरा मशरूम के स्पॉन बनाते हैं वो इसमें डला हुआ है। 3 दिन 4 दिन जैसा ग्रोथ हुआ है। आप इसमें हम कल्चर डाले हैं, ये धीरे धीरे इधर फैलते हुए जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए जाला यहाँ तक आ गया है, इधर बचा हुआ है। अगले 4-5 दिनों में यहाँ तक कवर कर जाएगा। इसमें पैरा मशरूम का कल्चर डालते हैं। कल्चर जो है इस तरीके से होता है। हाँ, ये तो दिखाए हुए हैं जी, है ना, इस तरीके से कल्चर होता है। अब ये जो है मशरूम से बनता है। मशरूम आपको कुछ पता होगा, ये कल्चर है, इसमें ग्रो किया हुआ है। इसको हम जो उसमें पलटी करेंगे, डालेंगे और उसमें डालने के बाद जो है उसमें ग्रो करने लगता है। ये पूरा प्रोसेस वो वीडियो कोई देखेगा तो समझ आ जाएगा उसको। और ये कितने का है ये स्पॉन? बॉटल हम जो है देखते हैं, इसका जो है ना सिस्टम है। जैसे अगर आप हमसे रेगुलर ले रहे हैं, साल का ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, 40 बोतल 50 बोतल एक बार में ले रहे हैं, तो हम उसको 50 रुपए बोतल में दे रहे हैं। उससे कम लेता है तो उसके हिसाब से रेट बढ़ते जाता है। ठीक है, 1 बोतल 2 बोतल वाले को और ज्यादा रेट पड़ता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बोतल। कोई स्पॉन खरीदता है जी,
तो वो अपने घर पे उस स्पॉन को कितने दिन तक रख पाता है? देखिए वो जो है ना एक्चुअल में ग्रोथ के ऊपर रहता है। जैसे हम फुल ग्रोथ स्पॉन दिए हैं, देखिए ज्यादातर स्पॉन यहाँ पे फुल ग्रोथेड है। फुल ग्रोथ वाला स्पॉन को हम यूज कर रहे हैं तो वो जो है अगले 8 से 10 दिनों के अंदर में आपको जो है यूज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मीडियम ग्रोथ है, जैसे वो समझो 8 दिन 9 दिन हमारे यहाँ रखे हुए हो रहा है, तो वो 80% 90% ग्रोथ के अंदर में आता है। उसको 15 दिन 20 दिन तक आप जो है रख सकते हो। और अगर 55% ग्रोथ किया हुआ है तो उसको 25 दिन तक रख सकते हो। खरीदने वाले को बताना पड़ेगा मुझे कब लगाना है, क्या उपयोग मुझे करने हैं। जी कब इसका उपयोग करूंगा, उसके हिसाब से उसको हम जो स्पॉन दे देते हैं। ठीक है, अभी आपके पास जो पैराफुट हो रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं, फिर आस्टर के प्रोसेस पे आते हैं। जी हमारे यहाँ पैरा मशरूम भी लगा हुआ है। वो देखिए सावन का महीना चल रहा है और सावन में सबसे ज्यादा मशरूम का डिमांड रहता है। तो इस टाइम पे हम स्पेशली पैरा मशरूम हमारे यहाँ किए हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। अभी हम पैराफुट वाले एरिया पे आए। जी इसका हाईएस्ट डिमांड है पैराफुट। जी लेकिन इसका पूरा हम फार्म पहले भी कवर कर चुके हैं। 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो है। जी किसी को डिटेल समझना है तो वो देख सकते हैं। और जो मेरे मन में जिज्ञासा है वो सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल मैं ले दे रहा हूँ। जी ये अभी कैरेट विधि से हुआ। जी कैरेट विधि से जो हुआ है ये ज्यादा बेस्ट है कि वो पूरा वाला ज्यादा बेस्ट है? देखिए दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। लेकिन क्योंकि हम जो है हमारे यहाँ कॉस्टिंग पे ज्यादा विशेष ध्यान रखते हैं। हम लागत कितना लगा रहे हैं उसमें से उत्पादन कितना आएगा। तो क्योंकि लागत हमारा महंगा पड़ता है और इसीलिए हम जो है सुविधा देखते हैं। क्योंकि अभी देखिए धान का सीजन चल रहा है, उसमें रोपा चल रहा है, निदाई चल रही है, तो इस टाइम पे लेबर नहीं मिलता है और लेबर का समस्या है। तो हम सीधा इसमें 60 मीटर है, इसमें बंडल बनाना नहीं है, खुला पेरा को डायरेक्टली पीछे आप देख सकते हैं। ऐसा आप जो है उसमें डायरेक्ट उपचार करके निकाले हैं, उसको सीधे सांचे में डालेंगे, कैरेट में रस्सी से बांध देंगे और बीज मिलाते हुए ऐसा जो है बड़ा सा बेड बना देंगे, हो गया। उपचार करने की विधि वही है जो पैरा पूरा की है, बंडल की है ना? सेम विधि है, सेम विधि है। ठीक है। और लेकिन इसमें इसको जैसे बांधे हैं, ये देखिए ये बांधे हैं जी। ये जो है पैरा जो है फैल जाता है या गिरने का डर रहता है, आपस में फंसा नहीं रहता है, इसलिए हम जो इसमें एक धन आकार का क्रॉस में एक बार ऐसा और एक बार ऐसा जो है आप इसमें रस्सी फंसा देते हैं कैरेट में। और उसके पैरा डालते हैं, लास्ट में जब भर जाता है कैरेट तो वापस से रस्सी को ऊपर से बांध देते हैं। अच्छा, पहले रस्सी फंसा दिए, फिर उसमें पैरा डाले और फिर उसको बांधे, फिर अपन उठा दिया कैरेट के यहाँ पर रख दिए। ठीक। इसमें क्या है, इस वाले मेथड में और बंडल मेथड में ज्यादा नहीं 10% के आसपास जो है यील्ड का फर्क रहता है। जैसे अगर इसमें एक बेड से 1 किलो मशरूम निकलेगा तो उसमें 1 किलो 100 ग्राम निकलेगा, इस तरीके से बस इतना रहता है, इतना ही फर्क रहता है। इसमें एक बेड में कितना आ जाएगा ये वाले में? इसमें आप अभी आप ये मान के चलिए हर एक बेड में आपका ये एक फ्लस ऑलरेडी टूट गया है। इस सारे में से एक बार तोड़ा जा चुका है मशरूम। फिर भी अभी हर एक में जो है 1 पाव आधा किलो करीब मशरूम आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये बंडल सूख गया तब क्या करना चाहिए? जैसे ज्यादा सूखा हुआ लग रहा है ये बेड, तो उस कंडीशन में आपको नीचे पानी पिला देना है, जमीन है तो। अगर पक्की जमीन पे छत वगैरह में किए हैं तो इसके ऊपर डायरेक्टली साफ पानी को अच्छे से स्प्रेयर में स्प्रे करना है। अच्छा, मतलब नीचे पानी पिला देंगे, नीचे पानी पिला देंगे और पॉलीथीन को ढक देंगे, ऑटोमेटिक पानी जो भाप बन के इसमें आके जितना पानी चाहिए आ जाएगा। अच्छा, जैसे बारिश होता है, भाप बन के समुद्र से पानी आता है, जहाँ गिरना चाहिए, जहाँ खूब गर्मी पड़े वहां आके बारिश हो जाती है। वैसे ही यहाँ पानी पिला देंगे, जहाँ पे पानी चाहिए ऑटोमेटिक इसमें भाप बन के आ जाएगा और यहाँ पर गिरने लगेगा, ये गीला हो जाएगा अगले दिन। उसमें डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी। अब मेरे मन में एक सवाल आया जी। ठीक है, इसको बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में करना ज्यादा अच्छा है कि इसको भी स्टेप बाय स्टेप ऐसा चैली बना कर सकते हैं? इसमें मल्टीपल लेयर भी किया जा सकता है, मल्टीपल लेयर फार्मिंग होती है। आप जैसे हमने यहाँ पर सिंगल लेयर की है, हमारे पास जगह पर्याप्त है, तो हम सुविधा को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास बांस ही है, इसमें आप लोहे का रेक करेंगे या बांस को भी अच्छे से बांध के करेंगे तो आप एक के ऊपर एक 3 लेयर एटलीस्ट कर सकते हैं। कई जगह पे किसान करते हैं, उसमें एक ही जगह पे आप 3 बार यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी जैसे मैं जमीन में पानी डालूंगा तो ऊपर तक जाएगा? हाँ जाएगा। ठीक है। इसको करते वक्त कितना टेम्परेचर मैनेज करना चाहिए? देखिए मशरूम के लिए, सारे मशरूम के लिए लागू होता है। हर एक मशरूम का मेन जो उगाने का जो रूल है, उसका पहला शर्त है तापमान और नमी को मेंटेन करना। पैरा मशरूम के लिए जो तापमान है वो 25 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कितना? 25 से 35 डिग्री अनसेल्सियस जी। और तापमान के बाद हम जो नमी की बात करेंगे, नमी इसमें 80% से 100% के बीच में होना चाहिए। 80 से कम नहीं होना चाहिए? 80 से कम होगा तो सूखने लगता है बेड। 80 से कम होगा जी जी। 100% मतलब बारिश जैसा मौसम, बारिश जो हो रहा है उस तरीके से। 80% मतलब बारिश जो बंद हो जाता है उसके बाद जो स्थिति रहती है, जैसे बारिश बंद हो गया, अभी जो स्थिति है वो, तो आपको फिर 80 बना के रखने पड़ेंगे। 80 बना के रखना पड़ेगा। अब उसको छांव करो, धूप करो, जो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 80 करो, लेकिन 80 रखना पड़ेगा। मॉइस्चर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तब भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर इसमें डायरेक्ट धूप पड़ने लग गया तो ये जो माइसीलियम जो जाला इसमें फैला हुआ है,
ये जाला आगे चल के अंदर घुसने लगता है या मरने लगता है। हाँ। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मशरूम है वो उत्पादन में फर्क आता है। आपका जितना मशरूम निकलना चाहिए उतना निकल के कम निकलेगा। तो आपको डायरेक्ट धूप नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। आप आम के छांव में कर रहे हैं? जी जी। तो इस तरीके से आम के छांव में कर सकते हैं? थोड़े चालू करवाएं। हाँ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है अगर हम बोले या कह सकते हैं जुगाड़। मैंने वही बात बोला पीछे। लागत को हमको समझना है, हम कम से कम लागत कैसे करें। तो अगर आप कम लागत में जुगाड़ करना चाहते हैं, ये अच्छा दिखा तरी। कम लागत में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, आप जो है पेड़ के छांव के नीचे करिए। आपको शेड बनाने की जरूरत नहीं, आपको चारों तरफ जो है एक तरह घेरा करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो बाउंड्री रहता है पेड़ की वजह से। तो वहां पर आप करेंगे तो आपका जो है छांव का छांव जैसा नमी चाहिए वो जमीन में है, और आपको घेरा का भी जरूरत नहीं पड़ता। तो ना के बराबर लागत में यहाँ पर आप जो है पैरा मशरूम कर सकते हैं। जी ठीक है। तो ये हो गई पैरा मशरूम की बात जी। और जिसको ज्यादा डिटेल पैरा मशरूम कर समझना है तो भैया का हमने 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो किया, वो वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। लेकिन अभी चल रहे हैं आयस्टर समझने। जी ये देखो भाई, ये है यूनिट का नाम मशरूम उत्पादन, समूह का नाम तपस्वी मशरूम उत्पादन, और ये सदस्यों की संख्या वगैरह लिखी हुई है, और ये रीपा पे हो रहा है, अध्यक्ष संचालित है रीपा पे। ठीक है, अभी अंदर चलें भैया जी। अंदर चलते हैं और अंदर को समझते हैं। ये देखिए, ये जो है ना हमारा फर्स्ट रूम है, इसको बोलते हैं, पहले इसमें भी हम फ्रूटिंग लेते थे इसलिए रस्सी लटका हुआ है। अच्छा, ये रस्सी विधि से था? हाँ, इसमें लटकन विधि है। इसमें भी 2 विधि है मशरूम फ्रूटिंग लेने का। हाँ। एक लटकन विधि है और दूसरा रेक विधि। हाँ। तो लटकन विधि में इसे एक के ऊपर एक लेयर में लटका देते हैं। हाँ। और उसमें जो है आपको रेक में जैसा आपने वीडियो में देखने को मिला वैसा करते हैं। ठीक है, वहां इंक्यूबेशन रूम में क्या होता है कि मशरूम जो है जब हम वहाँ स्पॉन फिल करेंगे जैसा बेग बना रहे थे, उसके बाद उसको हम सीधा सीधा यहाँ ले आते हैं और उसको जो है मशरूम का दाना जो है खाना शुरू करता है। इस तरीके से सफेदी फैलने लगती है। हाँ, अभी कुट्टी को खाना चालू किया है। जी जी जी। वो कुट्टी को पूरा खा रहा है। ये 3 दिन पुराना बेड है। इसको 3 दिन हुआ है। ये 2 दिन है, ये कल का है। अच्छा, आप देखेंगे ध्यान से, अगर जूम करेंगे तो कल लगाए हैं और आज इसमें जाले जो है फैलना चालू हो गया, सफेदी जो है बड़ा होना शुरू हो गया है। ये दाना है, दाना से आधा सेंटीमीटर तक फैल चुका है। तो इस तरीके से फैलते 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 ये आप कह सकते हैं 15वें दिन, 15वें दिन पूरा बैग जो है व्हाइट हो जाता है। अच्छा, 1 हफ्ते में ये जो है पूरा सफेदी इसमें आधा ज्यादा हो जाया रहेगा। हाँ, अभी ये बैग यहाँ से उठ के फिर ये पूरा रेडी होने के बाद ये फ्रूटिंग रूम में जाएगा। ये इसको कितना दिन लग जाएगा यहाँ? ये 15 दिन। 15 दिन यहीं रहेगा? हाँ, ये ऐसा लाइन से हर रोज लाइन बनते जाता है। हाँ। 15 दिन में पूरा रूम भर जाएगा। हाँ। 16वें दिन वहाँ पहला लाइन का जो बेड है उधर चला जाएगा, उठना चालू हो जाएगा। और इसमें डेट लिखा हुआ, सब में डेट डला हुआ है। ओके, अभी बैग जहाँ उठ के गया है वहाँ चलते हैं। हाँ, ये 16वां दिन का बेड है। जैसे 16वां-17वां दिन होगा आप जो है यहाँ ले आएंगे और ले आके यहाँ रख देंगे। और 2 दिन बाद तीसरे दिन जैसा व्यवस्था देख के इसमें ग्रोथ फाइनल देखने के बाद हम लोग आकलन लगाते हैं कि इसमें पानी डालने लायक हो गया है। हाँ। उसके बाद फिर जो है इस तरीके से ये पानी डालने लायक स्टेट है। तो इसमें हम जो है कट लगाते हैं। सबसे पहले इसमें कट लगा जी, कट लगा, ऊपर से नीचे तक चीरा लगा देंगे। ऐसा 2 या 3 जगह लगाएंगे और उसके बाद इसमें पानी डालना शुरू कर देंगे। पानी कैसे डालेंगे? पानी स्प्रेयर से डालते हैं, टैप वाटर है। स्प्रेयर से क्या सीधा ऐसा मारते हैं? बस ऐसा मारते हैं, वो ऐसा दवाई छिड़कते हैं ना, ऐसा छिड़कते हुए चलते हैं, वो आराम से पूरा इसको नहलाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन उस स्प्रेयर पे पहले कोई दवाई ना छिड़का गया हो? हम दवाई छिड़कते ही नहीं स्प्रेयर। नहीं, मैं नए फार्मर को, जो नया फार्मर है उसको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई दूसरा दवाई छिड़काया हुआ ना हो। हाँ, मतलब नहीं तो उसमें फिर मशरूम का जो माइसीलियम है ये खराब हो सकता है। इसमें दूसरे तरह के फफूंदी या कुछ लग सकता है, तो आपको उसमें फिर बेड जो है खराब हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। अब ये ध्यान रखें कि फ्रेश स्प्रेयर हो, नया, या फिर कोई दूसरा छिड़काव किया हुआ है तो उसमें पहले एक बार पानी डाल के अच्छे से धो लें। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी और आगे दिन का हम देखने चलेंगे, पहले फ्रेम को समझ लेते हैं जी। हाँ, ये अभी आपने पीछे जो देखा इंक्यूबेशन रूम में, वहाँ लटकन विधि है और ये दूसरा विधि, इसको रेक विधि बोलते हैं। ये एक तरह का मैंने अपने तरीके से जुगाड़ से मॉडल देख करके समझा है। ये पूरा फ्रेम बना हुआ है, लोहे के पाइप का है और एक एक चीज़ जो है अलग अलग निकल आता है। निकलने के बाद आप इसको कहीं पर भी दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे चाइना मॉडल होता है, आप किसी भी चीज़ को पहले पूरा सेट कर सकते हो, फिर वापस निकाल करके दूसरी जगह ले जा सकते हो। टेंट जैसा वैसा ही ये निकल जाता है और कहीं भी सेट हो जाता है। इसमें एक के ऊपर एक ऐसा 8 लेयर बना हुआ है, जमीन को मिलाकर के 9वां लेयर है और हर एक लेयर में 280 बैग आता है। तकरीबन इसमें 7000 बैग आता है। हम 6000 मान के चलते हैं। 6000 बैग टोटल यूनिट में निकलता है। एक बार अगर 6000 बैग का ये रूम पूरा फिल किया हुआ है
तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 6000 किलो उसमें से मशरूम निकलेगा। उसको डिवाइड करेंगे 30 दिन से, तो डेली का 2 क्विंटल से लेकर के 3 क्विंटल तक का मशरूम इसमें से निकलता है, ये वाले रूम से, इस रूम से जी। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन है जी। ठीक है, अभी इससे आगे दिन पे चलते हैं जी। ये जो है ऐसा रेक जो है फिल होते होते भरते भरते उधर जाते जाएगा। हाँ, ये उससे पहले का है। हाँ, उसके बाद अगले मतलब 4-5 दिन और 18वां दिन 20वां दिन में आपको इसमें मशरूम देखने को मिलेगा। ये 20 दिन पुराना बेड है, इसमें मशरूम निकल चुका है। ये आगे 25 दिन 30 दिन ऐसा पुराना बेड है, सारे में से मशरूम निकल रहा है। अभी ये सारे मशरूम जो इस साल का मैं देख रहा हूँ, ये बॉयल विधि से ही है जी। पूरा इस साल का हम जो है स्टार्ट डे 1 से हम जो है टोटल पाश्चराइजेशन से कर रहे हैं, केमिकल विधि हमने स्टार्ट ही नहीं किया, इस साल नहीं किया। जी जी। तो दोनों के प्रोडक्शन पे क्या अंतर देखने को मिला देखिए है? मैं जो समझा हूँ, आप केमिकल विधि से जो करोगे उसमें जो मशरूम के ऐसे गुच्छे बनते हैं, ये जो गुच्छे बन रहे हैं, एक एक गुच्छा जो है ये बड़ा हो जाएगा मशरूम, तो आधा किलो 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम तक का एक एक गुच्छा ऐसा बनता है। लेकिन हम जो बॉयल विधि से केमिकल विधि से करते हैं उसमें ऐसा 5 पीस 4 पीस का ऐसा गुच्छा बनता है इस तरीके से। हालांकि ये नहीं है, लेकिन उसमें कम पंखुड़ी बनती है, 5 पीस 6 पीस ऐसा, तो 100 ग्राम 150 ग्राम इस टाइप का गुच्छा बनता है। ये फर्क मैंने देखा है। अच्छा, पाश्चराइजेशन में एक एक गुच्छा जो है बंच जो है ऐसा 40 पीस 30 पीस का ऐसा गुच्छा बनता है। ये चीज इसमें फर्क है। और केमिकल विधि में 4 पंखुड़ी 5 पंखुड़ी 6 पंखुड़ी का गुच्छा बनता है। अच्छा। तो उत्पादन में फर्क आता है। आप इसमें बेग लगाए हुए इस पर्टिकुलर बेग से एक बेग से 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक का निकलता है। यही चीज सेम बेग को अगर आप केमिकल विधि से किए हो तो 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक का ही मशरूम निकलता है। ओके, अभी ये ज्यादा फुला यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए अभी एक ही बार ये फर्स्ट फ्लश कट हो रहा है, कट होने के बाद ये निकला हुआ है। अभी इसमें से तोड़ेंगे तो आधा किलो से 1.25 किलो अभी एक बार में हो गया है। फिर इसके बाद इसमें से फिर ऐसे छोटे छोटे पंखुड़ी ऐसे दाने बनेंगे, वो फिर एक बार निकलेगा, फिर इतना ही निकलेगा। उसके बाद पूरे पॉलीथीन को खोल देंगे जैसे उधर खोले हुए हैं, और खोलने के बाद उसमें से फिर एक बार मशरूम निकलेगा, वो इतना ही फिर रहेगा। अच्छा, पॉलीथीन पूरा खोल देंगे? पूरा खोल देंगे, उसमें फिर एक बार मशरूम निकलेगा। अच्छा। और खोलने के बाद फिर निकलेगा, उसमें से जो है इस तरीके से पंखुड़ी बनेगा। ये पूरा पॉलीथीन खुल गया, इसमें से ये देखिए पॉलीथीन नीचे लटका हुआ है, फाड़ दिए हैं। फिर इतना ही मशरूम निकलेगा। ऐसा 3 बार मशरूम निकलता है टोटल, लगभग 30 दिन में। 30 दिन टोटल फ्रूटिंग इसमें से आता है लगातार एक के बाद एक। तो फिर ये कितना दे देगा 30 दिन में? 30 दिन में टोटल 2 से 2.5 किलो मशरूम निकलता है एक बैग से। एक बैग से जी, ठीक है। तो ये हो गई बॉयल विधि। जी, बॉयल विधि का हुआ है। अब मुझे एक चीज समझाइए, जैसे एक बेड बना रहे हैं तो एक बेड पे कितना खर्चा आता है, फिर एक बेड लागत अगर आप समझना चाहेंगे तो सारी विधियों का अलग अलग आता है। मैं जो विधि से किया हूँ उसका मैं बता दूं। इसने पाश्चराइजेशन का एक बेड पे हमारा, क्योंकि हम लकड़ी से जलाते हैं इसको, पाश्चराइज करते हैं, लकड़ी महंगा है, लोहे का ड्रम हमने बनाया हुआ है, लेबर इस समय महंगा पड़ रहा है, तो हम ओवरऑल हिसाब लगाएंगे तो इसमें एक बैग पे हमको 80 रुपए करीब करीब आ रहा है खर्चा। और देगा कितना? ये आराम से मशरूम जो है आज के टाइम पर आपको 200 रुपए 150 रुपए दे रहा है जी। और आपके पास कितना बैग लगा है अभी के टाइम पे हमारे यहाँ 1500 बैग है रनिंग कंडीशन में जो रेडी है। ये रूम जो है कैपेसिटी 6000 का है। तो 1500 बैग से हमको डेली का लगभग 30 किलो 25 किलो 40 किलो मशरूम निकल रहा है। कितने रुपए में हिसाब लगाएं उसका? हम 150 रुपए के हिसाब से लगाएं। 150 रुपए के हिसाब लगा लें, डेली का है। थोक का भाव है 150, चिल्लर में हम 200 दे रहे हैं। और 30 दिन का हिसाब लगा 30 दिन का जी। 30 दिन में कितना दिन निकलेगा? ये रोज का निकल रहा है, आगे पीछे का, आगे पीछे रोज लगा रहे हैं। हर बेग रोज लगाए हैं तो रोज निकल रहा है अलग अलग बेग। नहीं, मैं एक आदमी का समझना चाह रहा हूँ। एक पर्टिकुलर बेग से टोटल 30 दिनों में 3 बार करके निकलेगा आगे पीछे। और 3 बार में उसमें से जो है 1.5 से 2 किलो मशरूम निकलेगा। ठीक है, तो उसका आप हिसाब लगा सकते हैं। जी। अगर 1.5 किलो भी मशरूम निकला है और उसका लागत जो है हमको 80 रुपए आया है, हम उसको 150 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितने का बना। पर किलो 150 रुपया, लेकिन इसका लागत 80 रुपए आया है। और इसमें से 1.5 किलो मशरूम निकलेगा, 150 इंटू 150 कर देंगे तो इसमें लगभग 225 रुपए या 300 रुपए करीब करीब का इसमें से मशरूम का पैसा बन के आएगा। लागत इसकी 80 रुपए आई है, तो ये 3 गुना प्रॉफिट देके जाता है। 80 रुपए की लागत है और 250 रुपए का बनेगा। ठीक है। और आपको पर डे कितना मिल जाता है इससे? आपको टोटल पैसा बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बोल रहे हैं? पैसा टोटल पैसा आगे 30 किलो निकल रहा है तो हमको 4500 से 5000 रुपए का आज के टाइम पर अर्निंग है। और प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट अगर हम हिसाब लगाएं तो 1000 से 1500 रुपए सारा खर्चा काट के डेली का मिल रहा है। 1000 से 1500 अभी के टाइम पे 1500 बेड में 6000 इसको कर सकते हैं। जी 6000 करेंगे तो पर डे का इसमें 8 से 9000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है। अभी एक चीज बताओ भैया जी, हिच कल बता दो ना। इसमें कत का टेम्परेचर रही
और कितना लाइट रहेगा, कितनी आर्द्रता रहेगी और रूम कैसी होनी चाहिए। देखिए इंक्यूबेशन रूम हम ये पीछे वाले में गए थे, वहां तो अंधेला है कमरा, उसको डार्क रूम रखा जाता है, मतलब उसमें उजाला कम से कम हो, एकदम अंधेला भी जरूरी नहीं है लेकिन उजाला कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद जब फ्रूटिंग में आते हैं तो थोड़ा बहुत उजाला चलता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, ना अलग से लाइट जला के रखना है, उजाला हल्का फुल्का आता रहे जिससे मशरूम के बैग दिखे। हवा भी आनी चाहिए ताकि हवा जो फ्रेश एयर आएगा तो इसमें से जो है आपका फ्रूटिंग सही तरीके से बनेगा, दोनों चीज़ें हो। और उस रूम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री हो जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 से ऊपर होता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है। आर्द्रता लगभग आप यहाँ पे 70 से 80%। यहाँ पे दिन में 2 बार पानी डलता है और पानी स्प्रे के माध्यम से डलता है, जमीन पूरा गीला होता है, रेक गीला होता है, बैग गीला होता है, बाकी एक्सेस वाटर बह जाता है। इसमें मूसवा कितना आता है, यानी चूहा कितना आता है? चूहा मैं समझता हूँ बैग एक बार रेडी हो गया, इसके बाद इसको चूहा कुछ नहीं करता, या कर सकता है, कुछ भी नहीं करता है। मतलब इसमें आपको उसको खाने लायक ना गेहूं है ना कुछ है ना धान है। पैरा को तो खाएगा नहीं। पैराफुटू में भी जगते समय जब स्टार्ट हो रहा होता है माइसीलियम, जो दोनों मशरूम में जो पीछे रूम हमने दिखाया डार्क रूम, वहां पर ही जो भी नुकसान करना होता है करता है। उस समय क्या उसमें गेहूं का दाना रहता है, उसको वो स्वाद आता है मशरूम को, दाने को खाता है गेहूं के, तो बीज को खाने के लिए पूरे बैग को उतार देता है। ऐसे ही सेम उसमें भी होता है, जब हम उसमें बीज डालते हैं, बीज को डालने के बाद चोकर डालते हैं, दोनों उसका खाने का चीज है, तो वो उसके सुगंध में आता है और उतने ही को पूरा कुरेद के खा जाता है। उससे बचाव का तरीका? उस समय बचाव के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम तो चूहा ट्रैप पर लगा के देख लिए और दूसरे अलग अलग चीजें करके देख ली, वो नहीं भगता है। तो उसका एक हम दूसरा तरीका भी तोड़ निकाले हैं। उसको जो है हम एकदम जो स्ट्रॉन्ग वाला चूना है, चूने को हम उस पर्टिकुलर एरिया में बूक देते हैं, उतने को घेरा कर देते हैं जैसे चींटी ना आने पाए या चूहा ना आने पाए। जब वो उसमें से चलता है उसको होता है जलन, और एक बार जलन होता है अगले बार आने के लिए सोचता है। चूना से बचाव कर रहे हैं, एकदम सरल विधि। उसमें लागत भी बेहद कम है, कोई उल्टा नुकसान भी नहीं है मशरूम को, ना ही इंसान को, और जो है चूहा भी नहीं आ पाता। सरल विधि जटिल समस्या। जी जी समस्या जटिल है उसका। हाँ, और विधि हम सारे विधि करके थक गए, उसके बाद हम चूना विधि ये ढूंढ लिए, चूना को लगाओ भैया, इससे चूहा जो है नहीं आता है। ठीक। अभी ये देखिए उसका वजन आप ले लीजिए। इसमें जो 2 से 3 किलो का बैग का वजन है, और इसमें से पूरा फ्रूटिंग, ये पहला फ्लश है ना, अभी पहला निकला है ऐसा, इसमें से 3 बार निकलेगा, और ये एक गुच्छा ऐसा 3 गुच्छा 4 गुच्छे चारों तरफ से निकलेगा। इसका वजन आधा से भी कम हो जाएगा। आप इस बैग का वजन ले लीजिए, और वो जो लास्ट बेड चल रहा है पॉलीथीन फाड़ लिए हैं, उस बैग का वजन छू के उठा के देख लीजिए, उसमें वजन में फर्क आएगा। जब मशरूम पूरा निकल आता है तो बैग का वजन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये वाला बोल रहे हैं? हाँ, कोई सा भी ले लीजिए, उसमें ये हल्का हो गया, ये हल्का हो गया, इसका भोजन खा गया है, मशरूम बन के निकल गया है। अच्छा, ये डिकम्पोज भी हो गया, ये अच्छा सा कंपोस्ट बनेगा। अच्छा, खेत में जाएगा, किसानों को दे देते हैं, उससे हम पैरा ले लेते हैं। अच्छा, उसको दे दिए, इसको खाद को और पैरा अपन ले लिए। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए भैया, पैराफुटू और आस्टर के रेट में इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए मैं समझता हूँ जो चीज़ें जितनी ज़्यादा जटिल होती है खेती करने के लिए, और उसमें लागत अगर ज़्यादा आती है, उसका रेट जो है ज़्यादा लेना चाहिए, मुनासिब होता है। तो पैरा मशरूम के साथ में ये चीज़ें हैं, अगर किसान को उगाने आ गया, विधि को पा लिए, मौसम सही मिल गया, तभी आपका मशरूम निकलता है। और तब उसको कहीं जाके उसको मशरूम मिलता है तो उसका पैसा मिलता है। अगर मशरूम नहीं निकला तो पैरा को कौन देगा, पैसा थोड़ी देगा। इसीलिए पैरा मशरूम उगाने की लागत बहुत महंगा है, हैवी है, जटिल है कह सकते हैं, इसीलिए उसमें लागत बहुत आता है और इसलिए उसका रेट रहता है। ऑयस्टर मशरूम का बेहद सरल है, इसमें लागत बहुत कम आती है। आप ये मान के चलिए हम बैग बल्क में कर रहे हैं, पास्चुराइजेशन से कर रहे हैं तो ये हिस्सा है। अगर आप इसको केमिकल से करेंगे, इसका एक बैग का लागत 40 रुपए से ऊपर नहीं आता है, एक बैग का। और उसमें अगर 1.5 किलो ही मशरूम निकला या 1 किलो भी निकला तो 40 रुपए किलो का मशरूम है, आराम से 80 रुपए किलो भी बेचोगे तब भी आपको डबल प्रॉफिट देता है। अच्छा, तो आप ये समझिए मेन कहने का मतलब कि इसमें लागत बेहद कम आती है, और लागत कम आती है तो हम कम में बेच देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हम आपको ऑयस्टर मशरूम की अलग अलग विधियां समझा रहे थे, अलग अलग जानकारी इस वीडियो पर हमने आपको उपलब्ध कराया। साथ में पैराफुटू के बारे में भी बातें हुई, और मैं समझता हूं आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और आप भी अगर चाहते हैं कि कोई और सीखे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग समझ सके, जान सके, पहचान सके। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। इसके अलावा हम मार्केटिंग के वीडियो अलग से कर दे रहे हैं, मार्केट को भी जाके समझ सकते हैं उसमें कि किस तरीके से इसकी मार्केटिंग है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।